FTX ये नाम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड इसने दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ा रखी हैं। FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था एंड पिछले साल तक ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था बाय वॉल्यूम। लेकिन पिछले ही महीने 11 नवंबर के बाद से इस क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज। इस कंपनी के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रिड की नेटवर्थ पीक पर $26 बिलियन थी एंड इसी साल अक्टूबर में $10 बिलियन। बट पिछले एक महीने से इनकी नेटवर्थ नेगेटिव में जा चुकी है। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? सैम बैंकमैन-फ्रिड ये वही आदमी है जिसने यूएस में पॉलिटिकल पार्टीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी थी इलेक्शंस के दौरान। एंड इवन इलॉन मस्क जब ट्विटर खरीदने गए थे तो इन्होंने इलॉन को $5 बिलियन देने की बात भी की थी। सैम की पब्लिक इमेज इस इंसिडेंट से पहले तक बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अपनी सारी वेल्थ डोनेट कर देंगे एंड ये काफी ज्यादा चैरिटीज में भी इन्वॉल्व थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी सारी नेटवर्थ नेगेटिव में चली गई एंड आज इनकी कंपनी एंड ये खुद फ्रॉड चार्जेस फेस कर रहे हैं एंड क्यों इनकी वजह से पूरी दुनिया भर के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ रखी हैं। ये कहानी है सैम बैंकमैन-फ्रिड एंड उनकी कंपनी FTX की। इस कंपनी के फाउंडर हैं सैम बैंकमैन-फ्रिड, या जिन्हें मोस्टली लोग सोशल मीडिया पर SBF के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1992 में एक ज्यूश फैमिली में एंड इनके मदर एंड फादर दोनों ही स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में प्रोफेसर थे एंड इनका भाई गैब्रियल बैंकमैन-फ्रिड एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडर रह चुका है। 2010 से लेकर 2014 के बीच इन्होंने MIT से अपनी पढ़ाई पूरी करी विद अ बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एंड अ माइनर इन मैथमेटिक्स। समर 2013 में ही इन्होंने एक ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट कैपिटल के साथ एज एन इंटर्न काम करना शुरू कर दिया था एंड ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने वहां फुल टाइम जॉब भी करी। 2017 में इन्होंने जेन स्ट्रीट कैपिटल से रिजाइन कर दिया एंड इन्होंने खुद की एक ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट करी एलामीडा रिसर्च के नाम से। नाउ गाइस, इस नाम को जरूर याद रखिएगा बिकॉज ये हमारी स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। 2018 में सैम ने क्रिप्टो की दुनिया में एक लूप होल ढूंढ निकाला जिसमें क्रिप्टो के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्राइसेस का यूज करके पैसा बनाते थे। जैसे कि उस टाइम पर जापान में क्रिप्टो के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दैट इन अमेरिका एंड इन्होंने इसी का यूज करके मैसिव रिटर्न्स कमाना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर दिन $25 मिलियन से भी ज्यादा मूव करते थे यूजिंग दिस लूप होल। इसके बाद ये लेट 2018 में हांगकांग शिफ्ट हो गए एंड देन अप्रैल 2019 में इन्होंने फाउंड किया FTX को, जो कि एक क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था। FTX को सैम ने कैरोलिन एलिसन एंड कुछ और कोवर्कर्स के साथ मिलकर शुरू किया एंड अलिजेडली ये सभी लोग किसी न किसी टाइम पर एक दूसरे को डेट कर चुके थे। इसमें से कैरोलिन एलिसन, जो कि एलामीडा रिसर्च की CEO भी थी, वो सैम के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व थी। खैर, FTX का फुल फॉर्म है फ्यूचर्स एक्सचेंज एंड इस कंपनी के शुरू होने के सिर्फ 6 महीने बाद ही बाइनेंस के फाउंडर चैंगपंग ज़ाओ ने इस कंपनी में 20% स्टेक अक्वायर किया था फॉर अप्रोक्सीमेटली $100 मिलियन। दोस्तों, इनका भी नाम याद रखिएगा बिकॉज ये भी हमारी कहानी में आगे चलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगस्त 2020 में FTX ने ब्लॉकफोलियो को $150 मिलियन में खरीदा एंड इसके बाद जुलाई 2021 में FTX ने $18 बिलियन की वैल्यूएशन पर $900 मिलियन रेज किए फ्रॉम ओवर 60 इन्वेस्टर्स, जिनमें कुछ बड़े नाम जैसे कि सॉफ्ट बैंक एंड सिकोया कैपिटल भी इंक्लूडेड थे। ऐसा भी रिपोर्ट किया गया था कि जब एक बार सैम सिकोया कैपिटल से इन्वेस्टमेंट्स रेज कर रहे थे ऑनलाइन मीटिंग में, तो ये उस मीटिंग के दौरान अपने कंप्यूटर पर लीग ऑफ लेजेंड्स गेम खेल रहे थे। व्हाट? इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज स्टोरी में आती है। जो स्टेक सैम ने बाइनेंस के फाउंडर चैंगपंग ज़ाओ को दिया था फॉर $100 मिलियन, ये उस स्टेक को वापस खरीद लेते हैं फॉर $2 बिलियन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सैम की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन क्यों, इस पर हम आगे बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जनवरी 14, 2022 में FTX ने एक बार फिर से फंडिंग रेज की ऑफ $400 मिलियन एट अ वैल्यूएशन ऑफ $32 बिलियन। सैम को इस क्रिप्टो स्पेस का देवता भी माना जाता था बिकॉज उन्होंने बहुत सारी डूबती हुई क्रिप्टो कंपनीज को बचाया था। जैसे कि सितंबर 26, 2022 में FTX ने एक बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म वोएजर डिजिटल की बिड जीती, जिस डील की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी $1.4 बिलियन। FTX पिछले एक साल से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था एंड इनके प्लेटफॉर्म पर हर दिन $10 बिलियन की ट्रेडिंग होती थी। FTX के पास बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स भी थे एंड ये इवन F1 रेसिंग में भी इन्वॉल्व थे। बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस FTX ब्रांड को प्रमोट भी किया था। FTX की पॉलिटिकल डोनेशंस की वजह से इनके पास मैसिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर FTX। FTX एक मैसिव सक्सेस स्टोरी की तरह लग रहा था एंड बहुत सारे मीडिया हाउसेज एंड मैगजीन्स ने भी इन्हें कवर किया था अंटिल एक रिपोर्ट सामने आती है एंड FTX का हाउस ऑफ कार्ड्स start falling apart.
इन सब की शुरुआत होती है जब कॉइनडेस्क एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें एलामीडा रिसर्च की एक लीक्ड बैलेंस शीट सामने आती है। इस बैलेंस शीट से पता चलता है कि एलामीडा रिसर्च के ज्यादातर एसेट्स FTT टोकन्स के फॉर्म में थे। अब जिनको नहीं पता, FTT FTX का खुद का एक टोकन है जिसे ये खुद इशू करते हैं एंड एलामीडा रिसर्च के ज्यादातर एसेट्स FTT टोकन्स के फॉर्म में थे। बेसिकली ये अपनी बैलेंस शीट्स में एक इमेजिनरी वैल्यू शो कर रहे थे एंड इनके पास बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट्स नहीं थे। इसके अलावा ये भी सामने आया कि मिड 2022 में जब टेरा USD एंड लूना की वजह से एलामीडा रिसर्च को बहुत ज्यादा लॉसेस झेलने पड़े तो सैम ने FTX से $10 बिलियन एलामीडा रिसर्च को ट्रांसफर कर दिए बिना किसी को बताए एंड वो $10 बिलियन FTX के कंज्यूमर फंड्स थे। ऐसा करने के लिए इन्होंने अपने अकाउंटिंग सिस्टम में एक बैकडोर क्रिएट किया था जिससे कि सिक्योरिटीज को इसके बारे में पता ना चले। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि सैम ने चैंगपिंग ज़ाओ का स्टेक $2 बिलियन में वापस खरीद लिया था। अब यही पैसा सैम को बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला था। एक्चुअली उस $2 बिलियन के अमाउंट में से एक बहुत बड़ा अमाउंट FTT टोकन्स की फॉर्म में दिया गया था। तो जब कॉइनडेस्क की ये रिपोर्ट सामने आई तो चैंगपिंग ज़ाओ ने अपने ट्विटर पर ये अनाउंस किया कि वो $530 मिलियन वर्थ ऑफ FTT लिक्विडेट करने वाले हैं। अब पहले तो सैम ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि इनके पास इनफ फंड्स हैं उस FTT टोकन्स को खरीदने के लिए जो चैंगपिंग ज़ाओ मार्केट में लिक्विडेट करेंगे, बट ऐसा था नहीं। चैंगपिंग ज़ाओ के इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में आ गए एंड उन्होंने अपने वॉलेट से FTT टोकन्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया एंड यहीं से सैम की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही लोगों ने $6 बिलियन के विड्रॉल्स रिक्वेस्ट किए FTX से, जिसकी वजह से FTT की वैल्यू क्रैश कर गई। अब 8 नवंबर को बाइनेंस के फाउंडर चैंगपिंग ज़ाओ एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में आते हैं टू परचेज FTX एंड उसी दिन अपने ट्विटर पर अनाउंस भी करते हैं कि FTT अभी एक बहुत वॉलेटाइल टोकन है एंड इस अनाउंसमेंट के बाद FTT की वैल्यू 80% से भी ज्यादा ड्रॉप कर जाती है। लेकिन अगले ही दिन 9 नवंबर को CZ अब ये अनाउंस करते हैं कि वो भी इस डील से यू टर्न ले रहे हैं एंड अब वो FTX को नहीं खरीदेंगे एंड इसके बाद FTX की वेबसाइट पर भी ये अनाउंस कर दिया गया कि उन्होंने विड्रॉल्स रोक दिए हैं क्योंकि उनके पास इनफ फंड्स ही नहीं थे उन विड्रॉल्स को प्रोसेस करने के लिए। द गार्जियन के इस आर्टिकल ने यह भी लिखा कि FTX फेल्ड इन द एंड बिकॉज इट वाज अ टोटल मेस एंड एक बैंक्रप्सी स्पेशलिस्ट ने यह भी कहा, नेवर इन माय करियर हैव आई सीन सच अ कंप्लीट फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल्स and such a complete absence of trustworthy financial information as occurred here। अब इतने बड़े मेस के बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में था कि क्या उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा। खुद FTX के फाउंडर सैम का कहना है कि उन्हें इस लॉस से रिकवर करने के लिए $8 बिलियन से भी ज्यादा की जरूरत है एंड कंपनी के जो अकाउंट सामने आए हैं उन्हें देखते हुए तो लगता है कि ये चीज बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इस कोलैप्स के बाद FTX एंड सैम के बारे में कुछ बहुत ही शॉकिंग डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि FTX में एम्प्लॉयज को सैलरी रिक्वेस्ट करने के लिए चैट्स का यूज करना पड़ता था एंड मैनेजर्स उन्हें अप्रूव इमोजीज के थ्रू करते थे। इससे भी शॉकिंग बात तो यह है कि FTX को खुद नहीं पता था कि उनकी पूरी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं एंड इनके पास कंपनी की स्पेंडिंग्स को लेकर कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं था। ऐसा भी पता चला है कि सैम एंड कंपनी के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने मिलकर कुछ लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदी थी अपने लिए यूजिंग कंपनीज फंड्स। इस कोलैप्स के बाद सिक्योरिटीज ने FTX के सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया एंड 11 नवंबर को FTX एंड एलामीडा रिसर्च ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। सैम ने CEO की पोजीशन से रिजाइन कर दिया एंड इन्हें रिप्लेस किया एक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्पेशलिस्ट जॉन जे रे थर्ड ने। इस कोलैप्स की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, द ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, सॉफ्टबैंक ग्रुप, ब्लैक रॉक, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स, तेमासेक एंड सुकोया कैपिटल्स को भी लॉसेस झेलने पड़े। कैपिटल ने अपनी इन्वेस्टमेंट को $0 बताया एंड इन्हें मोर देन $200 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा। सिकोया ने अपने इन्वेस्टर्स को यह एश्योरेंस दी है कि उनका स्टेक FTX में काफी कम था एंड उन्होंने FTX की प्रोफाइल भी अपनी वेबसाइट से हटा दी है एंड इस नोटिस को वहां प्लेस कर दिया है। FTX की वजह से क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस पर भी काफी इफेक्ट पड़ा था। बिटकॉइन अपने पिछले 2 साल के सबसे लोएस्ट प्राइस पर पहुंच गया था एंड सोलाना के प्राइस में भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला था। इसके अलावा FTX की वजह से बाकी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में भी विड्रॉल्स इंक्रीज हुए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि FTX के कोलैप्स के बाद अब क्रिप्टो के स्पेस में रेगुलेशंस और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस कोलैप्स से पहले तक FTX बहुत सी स्पोर्ट्स टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर करता था, बट इस कोलैप्स के बाद बहुत सारी टीम्स ने इनसे रिलेशंस कट कर दिए हैं, जैसे कि मर्सिडीज एंड मियामी हीट। इन शॉर्ट FTX की कहानी का दी एंड अब हो चुका है।
क्रिप्टो इंडस्ट्री के अनरेगुलेटेड होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं एंड जब ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं तब क्रिप्टो स्पेस को रेगुलेट करने की प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इस डाउनफॉल एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री पर आपकी क्या ओपिनियंस है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press the bell notifications to never ever miss any update from us. आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखनी है? Do let us know in the comments and I'll see you in the next video.